कमाल की स्थिति है ये। और इन स्थितियों के बीच में संघ खामोश है। हम आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो आरएसएस है जो 1930 में, जिसकी सिर्फ 16 शाखाएं थी विदर्भ में, और मौजूदा वक्त में लगभग 69,000 शाखाएं हैं पूरे देश भर में। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वैचारिक तौर पर इस देश को प्रभावित करता है और संयोग से उसी संगठन से निकला हुआ शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो क्या उस विचारधारा की महत्ता खत्म हो जाती है, या सत्ता पाना है इसलिए ऐसे विचार, ऐसे संगठन रखते हैं? एक सवाल है। और इस संकट में हमें लगता है कि एक बड़ा चैलेंज संघ के सामने है, नहीं तो वो खत्म हो रहा है। सोचिए इसका विकास कैसे होता। 1930 में 16 शाखाएं सिर्फ विदर्भ में, 1940 में 700 शाखाएं विदर्भ और महाराष्ट्र और 5 प्रांत में और फैल गया। 77 आते आते इमरजेंसी के पीरियड के बाद की परिस्थिति में इसमें बड़ी तेजी आई। फिर 1994 में अयोध्या आंदोलन के बाद ये 30,000 पार कर गया इसकी शाखाएं। गुजरात दंगों के बाद जिस तरीके से फैलाव हुआ 43,000 तक पहुंच गया। और धीरे धीरे जब इनकी अपनी सत्ता मौजूदा वक्त में आई तो ये 69,000 हो गया है। 2006 में ये 56,000। इसका मतलब है कोई भी घटना के दौर में आरएसएस जिन विचारों को रखती थी अपने आप को विस्तार दे देती थी, मौजूदा वक्त में वो सारी चीजें गायब है। और ऐसा भी नहीं है कि संकट काल में आरएसएस ने काम नहीं किया है। सूरत में प्लेग आया था, प्लेग में कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन स्वयंसेवक वहां पर मौजूद था। इंडो चाइना वार के समय भी संघ ने सेवा की थी इस देश की। मौजूदा वक्त में जानकारी मिली कि दरअसल 1 लाख स्वयंसेवक जो है देश के अलग अलग हिस्सों में राशन बांट रहे हैं। 14 अप्रैल को पहली जानकारी आई, 10 लाख फैमिली के पास पहुंच गए। 29 अप्रैल को दूसरी जानकारी आई, लगभग 15 लाख परिवारों तक पहुंच गए। फिर जानकारी आई कि लगभग 30 लाख परिवारों तक पहुंच गए। यह स्थिति आ गई है। इस देश को आगे किस रूप में चलना है इसको लेकर कोई सोच नहीं है क्या? और जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो आप सोचिए कि इस देश के भीतर में बड़ी तादाद में इन तमाम के ऑफिसेस चलते हैं। बीएमएस के हेडक्वार्टर्स हैं, अलग अलग शहरों में ऑफिस चलते हैं, स्वदेशी जागरण मंच के ऑफिसेज हैं। हमें यहाँ आता है कि जब आप सत्ता के अनुकूल हो जाते हैं और सत्ता के लिए काम करना चाहते हैं तो याद कीजिए आर्य समाज भवन कैसे खाली पड़ा हुआ रहता है, या फिर सर्वोदय भवन कई जगहों पर आपको खाली मिल जाएगा। आप सत्ता के करीब हो गए, बीएमएस का भी यही हाल होगा क्या? और हमें तो एक चीज़ और जानकारी लगती है कि अहमदाबाद में एक वणिकार भवन है जो आज की तादाद में, हमने वहाँ पर रिपोर्टर से पूछा जो हमारे साथी है, वहाँ की क्या हालत है, वहाँ कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है? पता चला कुछ नहीं। वणिकार भवन का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, 32 साल तक वहाँ हिंदुत्व का झंडा लहराते रहा और वो एक लिहाज से ग्राउंड जीरो हो गया था। और प्रवीण तोगड़िया वहां से निकले। प्रवीण तोगड़िया ने निकलने के बाद एक गौशाला में आश्रय लिया और उन्होंने बनाया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल। हमने उनसे भी संवाद किया, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम देश के लगभग 580 स्थानों पर 35 लाख लोगों को भोजन दे चुके हैं। लेकिन अगला सवाल जो आरएसएस से जुड़े हुए ऐसे लोग थे जो निकल चुके हैं, उनसे जब हमने बातचीत करनी शुरू की और जो कैडर था उससे भी जब बातचीत की, 2 बातें सामने आई। जो आरएसएस का जो अधिकारी वर्ग है जो लगभग 2% है, 98% ग्रास रूट पे है। ग्रास रूट के सामने ये प्रॉब्लम है कि वो कैसे काम करेगा और किस रूप में काम कर पाएगा। और वो जो भी नया संगठन आता है उसके साथ जुड़ जाता है। एक बड़ा शिफ्ट बजरंग दल का जैसे तोगड़िया के साथ हो गया, उनके साथ लोग चले गए, या फिर हिंदू परिषद जो विश्व हिंदू परिषद थी उससे भी लोग वहां से निकल कर चले गए। अलग अलग संगठनों के जरिए काम करने की स्थिति में आ जाती है। अब कांग्रेस का सेवा दल भी जो था वह भी जब ठप पड़ गया तो आपको जानकर हैरत होगी वहां के लोगों की बेचैनी थी, काम क्यों नहीं हो पा रहा है। और जब आरएसएस ठप पड़ा तो आरएसएस के कुछ लोगों ने कहा कि हम अगर सेवा दल में चले जाएं तो क्या कांग्रेस के सेवा दल को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो समाज के भीतर ही काम करना है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है होती है ग्रास रूट की। इस स्थिति में यह देश जीता है, संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, लेकिन सत्तानुकूल अगर सारी चीजें होने लगे और उसी के लिए काम होने लगे तो लगता है कि जब आप विरोध भी कर रहे थे तो सत्ता पाने के लिए विरोध कर रहे थे, और सत्ता मिल गई तो आप खामोश हो गए। इसीलिए ये पूरी की पूरी परिस्थितियां हमारे जहन में इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण आती है क्योंकि हर फिलॉसफी को इस दौर में, संकट के दौर में उलटा पलटा जा रहा है। जो सोच थी आत्मनिर्भरता की वो आपने एफडीआई पर निर्भर कर दी, विदेशी कंपनियों पर निर्भर कर दी। जो आपकी सोच थी कि इस देश को आत्मनिर्भर होने के लिए अपने जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको चलाना, उसको बेचने की स्थिति में ले आए। इस देश के भीतर में जो सामाजिक दबाव आरएसएस के जरिए बनना चाहिए था वो गायब हो गया।
एक ऐसे क्राइसिस की परिस्थिति है इस देश के भीतर में जो एक शून्यता है कि आने वाले वक्त में जब संकट और गहराएगा तब कौन किस पर भरोसा करेगा, या हर कोई इतनी बड़ी तादाद में इस देश में 130 करोड़ लोग अकेले ही होंगे क्या है। हमें लगता है कि आज उन पन्नों को पलटने की जरूरत है, क्योंकि आरएसएस इससे पहले अपनी जो पहचान के साथ जीती रही है, हमको लगता है पहले वह सुन लीजिए, क्योंकि आरएसएस ने कई मौकों पर इस देश की आर्थिक नीति को लेकर और देश कैसे चलना चाहिए इसको लेकर बड़ी साफगोई के साथ अपनी प्रतिनिधि सभा में बड़े बड़े प्रस्ताव पास किए हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसके बाद 21 अक्टूबर 1965 को केंद्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। इसमें एक पॉलिसी जो रखी गई थी उसमें कहा गया था कि अमेरिकी गेहूं नहीं लेना चाहिए, किसानों और व्यापारियों को वितरण व्यवस्था के तालमेल बैठाने का भी जिक्र किया गया था, और यह भी कहा गया था कि देश की जो शासन और सरकार है वह अपने दायित्व को समझे। कब 60s का जिक्र हम कर रहे हैं, जो संगठन 1960 में इस देश के किसानों का जिक्र करता है, व्यापारियों को उनसे जुड़ने का जिक्र करता है और सरकार को भी कहता है कि आप भी जुड़िए, और इस देश में जब एक एक कण बचाने का जिक्र हो रहा है, अन्न बचाने का जिक्र हो रहा है, तो कम से कम सत्ता और सरकार को भी साथ खड़े होना चाहिए। किसे ये अच्छी बात नहीं लगेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में कोई भूखे मर रहा है, रायसीना हिल्स पे इस देश में रईसी हो रही है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बाबुओं की फौज अपने तौर पर पॉलिसी का निर्माण कर रही है और बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को हम यहां से ले आएंगे, इतने लाख लोगों को यहां से ले आएंगे, एसी कमरे हैं, मस्ती है, इस दौर में इस रूप में काम हो रहा है। हमें लगता है इसके भीतर और जाने की कोशिश कीजिए। हम इन बातों का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वैचारिक तौर पर इस देश को प्रभावित करता है और संयोग से उसी संगठन से निकला हुआ शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो क्या उस विचारधारा की महत्ता खत्म हो जाती है या सत्ता पाना है इसलिए ऐसे विचार ऐसे संगठन रखते हैं? ये एक सवाल है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं पहले कि किस किस रूप में क्या क्या जिक्र किया गया। 1959 बहुत साफ तौर पर कहा गया, जनजीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण और स्वामित्व स्थापित करने की सरकार की प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप सत्ता का एकाधिकरण बढ़ रहा है और जिस तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म हो रही है, उसके हक खत्म हो रहे हैं और उसके लिए कुछ काम सरकारें नहीं कर पा रही है, और इसमें उन्होंने वाणिज्य और इंडस्ट्री का जिक्र भी किया। यह हम आपको बता रहे हैं, मार्च 1959 ये पास किया गया था सरकारी नियंत्रण के खिलाफ, वहां पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में बहुत साफ तौर पर किया गया था। उसके बाद जिस स्वदेशी का जिक्र हम आपसे करना चाहते थे उसकी एक महत्ता है। इसलिए महत्ता है क्योंकि स्वदेशी का जिक्र जो पहली बार गुरु गोलवलकर ने भी किया, जो कि हेडगेवार के बाद सरसंघ चालक बने थे, उन्होंने देखिए बड़े शानदार तरीके से बताया कि हमारे सामने तो अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार ही स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा थी, लेकिन धीरे धीरे उनको ये लग रहा है, ये 1952 में आज़ादी के तुरंत बाद पुणे में उनके ये व्यक्त विचार है जो उनके डॉक्यूमेंट से हमने निकाले हैं। उसमें गुरु गोलवलकर कहते हैं कि देश में उत्पन्न ना होने वाली किसी आवश्यक वस्तु या सैन्य समर्थ को बढ़ाने के लिए या रोग निवारण औषधि को लाने के लिए तो विदेशों से लाया जा सकता है, लेकिन यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें जो चीज हम अपने यहां बना सकते हैं वह भी विदेशों से ला रहे हैं। उसमें उन्होंने उदाहरण सोचिए उस समय दिया कि नाखून रंगने का रंग, मुंह पोतने की सफेदी, बाल संवारने की पिने, पत्ते, यानी निरुपयोगी काम में भी हम लोग अपने देश की पूंजी को बाहर भेज रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वदेशी आंदोलन होना चाहिए। 1952 का जिक्र कर रहे हैं। और अगर आप आधुनिक दौर में आना चाहते हैं तो 1992 में, अब आप सोचिए कि स्वदेशी का आह्वान ये लखनऊ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई थी आरएसएस की। उसमें इन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि किसी भी हालत में इस देश के राजनीतिक नेतृत्व को स्वदेशी भावना को अपनाना होगा जिसका अभाव है, और सत्ता अगर हम सोचें किस रूप में रहेगी तो इस रूप में रहनी चाहिए जहां पर इस देश को आर्थिक पराधीनता और बेरोजगारी विदेशी पूंजी के आधार पर नहीं हो।
इस बात का जिक्र किया जाता है। इतना ही नहीं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, दूरसंचार, बैंकिंग, आर्थिक सेवाएं ही नहीं, प्रतिरक्षा, आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सभी क्षेत्रों में हमको खुद काम करना है। हमें विदेशी एफडीआई और विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं करना है। लेकिन हफ्ते भर पहले ही जो सामने रखा गया फाइनेंस मिनिस्टर के जरिए, उसमें जो एफडीआई खोला गया, उसमें आणविक ऊर्जा का जिक्र भी है, अंतरिक्ष अनुसंधान का जिक्र भी है, प्रतिरक्षा का जिक्र भी है, बैंकिंग का जिक्र भी है, तमाम इंडस्ट्री का जिक्र भी है। सारी चीजें ठीक उलट है। यानी एक सोच जो है एक संगठन के भीतर में और उसके इतिहास के पन्नों में जो दर्ज, एक सामूहिकता का बोध नहीं होगा क्या? क्योंकि अलग अलग राज्यों की सीमाओं को पार करना जब मुश्किल है, और क्या इस देश के भीतर में जिस तरीके से पुलिस डंडे मार रही है, तो क्या आने वाले वक्त में यह एक स्थिति है जो क्या खाकी ही चलाएगा? खादी स्थिति गायब होगी और खाकी में तब्दील हो जाएगी। यह एक सोच है कि क्या होने वाला है। और इस संकट में हमें लगता है कि एक बड़ा चैलेंज संघ के सामने है, नहीं तो वह खत्म हो रहा है। बीजेपी के सामने है, जिन्हें लगता है कि मौजूदा वक्त में अगर क्राइसिस है तो उसमें उसको निकलना चाहिए, तो उसको निकलना चाहिए। सवाल यह नहीं है किसके पास गद्दी रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, कौन चलाएगा, क्या चलाएगा। देश से बड़ा चीज कैसे हो सकती है कोई भी राजनीतिक सत्ता देश के लिए। लेकिन यह सोच अगर झटके में हर जगह हावी हो गई है कि हम रहेंगे तो ही सारी चीजें हम करेंगे, तो हमारे रहने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर यह सोच है तो जो बना हुआ है गद्दी पर, वह तो उस गद्दी के लिए जिएगा और मरेगा। वो यही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।